हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स टर्मिनेट एट द स्टॉप कोडॉन्स बिकॉज। तो स्टॉप कोडॉन्स पे प्रोटीन का सिंथेसिस टर्मिनेट क्यों होता है? बिकॉज नो वन एनी अमाइनो एसिड विच कोड स्टॉप कोडॉन्स। कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड नहीं है जो स्टॉप कोडॉन्स को कोड करता है। इसी वजह से क्या होगा, अगर कोई अमाइनो एसिड कोड ही नहीं कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस स्टॉप्स एट द स्टॉप कोडॉन। तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस स्टॉप नहीं होता है स्टॉप कोडॉन पे, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद द ट्रांसफर आरएनए करेस्पॉन्डिंग टू द स्टॉप कोडॉन कैन नॉट बाइंड टू एन अमाइनो एसिड। तो कोई अमाइनो एसिड स्टॉप कोडॉन को कोड ही नहीं कर रहा, तो ट्रांसफर आरएनए कैसे बाइंड होगा? तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद there is no naturally occurring transfer RNA with an anticodon corresponding to the stop codon। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई भी नेचुरल अकरिंग ट्रांसफर आरएनए या फिर अमाइनो एसिड नहीं है जो स्टॉप कोडॉन्स को कोड करता हो। ओके, then next है the conformation around stop codons prevent binding of amino acyl transfer RNA। तो ये भी नहीं होगा। अमाइनो एसिड एसाइल ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए पे अटैच करवाता है या फिर ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करवाता है। ओके, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ई कोलाई राइबोसोमल रिलीज फैक्टर जीन has an in-frame stop codon in the middle of the protein coding sequence. Okay, mutating the stop codon in this gene makes the protein non-functional। अगर इन stop codons किसी भी प्रोटीन की कोडिंग सीक्वेंस के बीच में स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट है और अगर इन स्टॉप कोडॉन्स में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लाइक जो ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल साइज का होता है और स्मॉल साइज जीनोम होने से उसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक मींस वन रेगुलेटरी सीक्वेंस रेगुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। ओके, तो काफी सारे जीन्स को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ वन रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है ताकि उसका जेनिक रीजन काफी ज्यादा हो और रेगुलेटरी सीक्वेंस थोड़ी कम हो। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या होता है, यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक की वजह से काफी ज्यादा रेगुलेटरी उसका रोल होता है पॉलीसिस्टोनिक जीन्स का। ओके, तो उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, व्हेन द इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोटीन इज लो राइबोसोम जंप्स ओवर द स्टॉप कोडॉन्स एंड सिंथेसाइज द फुल लेंथ प्रोटीन्स। ओके, जब इस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा लो हो जाएगी तब क्या होगा, इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा व्हेन इट इज हाई द प्रोटीन इटसेल्फ फैसिलिटेट्स रिलीज ऑफ इट्स मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द राइबोसोम एट द स्टॉप कोडन। जिस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है उसमें क्या होता है, जिस तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका सिंथेसिस होता है। उसी तरह से इसमें भी क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द जीन इज द सूडोजीन। तो सूडोजीन नहीं हो सकता है। सूडोजीन्स क्या होते हैं, ऐसे जीन जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस को रिजेंबल करते हैं लेकिन कोड नहीं करते हैं। ओके, किसी टाइम वो कोड करते थे लेकिन अब क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं लेकिन कोडिंग सीक्वेंस की तरह रिजेंबल करते हैं, उनको बोलते हैं सूडोजीन्स। ओके, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद इन दिस केस द स्टॉप कोडन इज नॉट ए रियल स्टॉप कोडन बट कोड फॉर अननेचुरल अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ऐसा भी कुछ नहीं है। द स्टॉप कोडन इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, और ये जो क्वेश्चंस के नंबर जो मैंने दिए हुए हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ही है, तो क्वेश्चन नंबर से आप कंफ्यूज ना हुए। इसमें आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि कौन से ईयर का है, ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे ईयर्स के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट है, ये 2018 का क्वेश्चन है। जैसे प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्शन। प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्शन में क्या रिलेशन है, प्रोमोटर क्या है, जहां पे कोई भी
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और फिर क्या करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। तो अगर प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवा रहा है तो इसमें देखते हैं रेप्लिकेशन को कौन इनिशिएट करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, यहाँ पे ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है, बाहर से आके कोई सीक्वेंस बाइंड हो रही है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रमोटर भी सिस एक्टिंग सीक्वेंस है, ओके, और वो ट्रांसक्रिप्शन कोई प्रोसेस करवा रहा है। तो इसमें ऐसा देखना है कि कोई सिस एक्टिंग सीक्वेंस है और वो क्या करवा रही है, कोई ना कोई प्रोसेस करवा रही है। तो राइबोसोम भी ट्रांस एक्टिंग है, बाहर से आके बाइंड होते हैं, जो भी सीक्वेंस, जो भी एलिमेंट्स बाहर से किसी जीन पे आकर के बाइंड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, और जो जीन्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं सिस एलिमेंट, ओके। तो डीएनए ए, राइबोसोम और डीएनए पॉलीमरेज ये तीनों ही क्या है, ट्रांस एलिमेंट्स हैं। लेकिन शाइन डलगार्नो सीक्वेंस किसमें प्रेजेंट रहती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक जीनोम में, जो जहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है 5 प्राइम एंड पे, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट रहती हैं, लाइक इसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मेमेलियन सेल प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन बाय वेरियस काइनेजेस। तो काफी सारे ये 4 काइनेज होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, ओके। During viral infection, which one of the following kinases is involved in regulating the step of formation of eukaryotic initiation factor 2, GTP, methyl transfer RNA initiation ternary complex is in the host, okay? तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करने के लिए काफी सारे अलग अलग टाइप के काइनेजेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ काइनेज प्रोटीन की अनफोल्डिंग को रेगुलेट करते हैं, अनफोल्डिंग हो गई तो उसको स्टॉप करते हैं प्रोटीन के इनिशिएशन को। इसके बाद जैसे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में कुछ कमी आ गई तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो उसके लिए जो काइनेज रेस्पॉन्सिबल होता है, जब अमाइनो एसिड की स्टारवेशन कंडीशन आ जाए, अमाइनो एसिड कम हो जाए, तो उसके लिए जो काइनेज होता है वो होता है GCN2। और कोई अनफोल्डेड प्रोटीन होती है, तो लाइक इसमें नाम से पता चल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फोल्डिंग कहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो काइनेज यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा हिम रेगुलेटेड इनिबिटर काइनेज, जो काफी सारे वेरियस वायरस से इन्फेक्टेड अगर कोई सेल हो तो उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस रोकने के लिए रेगुलेट करता है ये काइनेज। और प्रोटीन काइनेज आरएनए डिपेंडेंट, ये क्या करता है, वायरल के इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन सारे काइनेजेस के बारे में देख सकते हैं हम लोग, लाइक दैट यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा काइनेज, और ये सारे काइनेज क्या करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा पे क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं, ओके। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा काइनेज हिम रेगुलेटेड इनहिबिटर is one of 4 well described kinases that phosphorylate eukaryotic initiation factor 2 alpha in response to various cell stresses। काफी सारी जो सेल पे जो भी स्ट्रेस आती है उसके रेस्पॉन्स पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है इसको, और रिजल्टिंग इन रिड्यूस टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड एटीन्यूएशन ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन, ओके। तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद PKR क्या है, PKR प्रोटीन काइनेज is one of the 4 mammalian kinase. The other are GCN2, PERK and HRI, okay, that phosphorylate eukaryotic initiation factor 2 alpha in response to stress signal, mainly as a result of virus infection। तो वायरस के इन्फेक्शन में कौन वर्क करता है, PKR, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, PKR। उसके बाद जनरल कंट्रोल नॉन डिस्पर्सिबल 2 इज a serine threonine protein kinase। सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज है दैट सेंसेस अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी, अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी को सेंस करता है ये थ्रू बाइंडिंग टू अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ओके। इट प्लेज अ की रोल इन मॉड्यूलेटिंग अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म एज अ रेस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट डिप्रिवेशन। और उसी तरह से है PKR लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काइनेज, तो इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड स्ट्रेस सेंसर प्रोटीन विच फॉस्फोराइलेट्स यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा to induce translation attenuation in response to endoplasmic reticulum stress। तो ये सारे काइनेज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे पर्क से पूछा है, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से या फिर यहाँ से आ सकता है। तो इन सारे काइनेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन है, इसमें
इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर टू अल्फा काइनेसिस गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स। तो अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स के लिए हमने देखा कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, PERK, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काइनेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीएनए सीक्वेंस इज ATJ, कोई डीएनए सीक्वेंस है ATJ, what would be the sequence of bases in anticodon of transfer RNA। तो इसकी ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडन सीक्वेंस क्या होगी। तो सपोज ATJ है डीएनए की सीक्वेंस, अब इसको ट्रांसफर आरएनए बना तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ थायमिन की जगह पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा AUG, क्योंकि थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर। तो AUG क्या है, AUG है एक स्टार्ट कोडोन है, किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए स्टार्ट कोडोन होता है AUG। तो ट्रांसफर आरएनए के लिए AUG होगा, तो उसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा, CAU। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, AUG। तो इसका जो अपोजिट होगा, ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उसका अपोजिट क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये CAU सीक्वेंस होगी। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में वापस से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस सीक्वेंस ऑफ ए शॉर्ट पीस ऑफ DNA इज AGC TTA CG। During replication, a transition mutation occur in the complementary strand synthesized on this piece of DNA. Which of the following is mutated complementary strand। तो ये कोई DNA की सीक्वेंस है और इसकी complementary strand में क्या हुआ है, म्यूटेशन हो गया है। ओके, तो पहले इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी, ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इधर से 5 प्राइम से स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएगी यहाँ पे CGTAAGCT। ओके, तो यहाँ पे मैंने समझा रखा है, इस तरह से देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, CGTAAGCT। तो अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन करवाना है। कौन सा म्यूटेशन हुआ, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन में कोई अगर बेसेस कन्वर्ट हो जाए या फिर पायरिमिडीन से पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। एक और होता है ट्रांसवर्जन, जिसमें क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाता है और पायरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। और प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन है, और पायरिमिडीन क्या है, साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल, आरएनए के अंदर यूरेसिल आ जाएगा। तो ये सारे हैं पायरिमिडीन। तो अब इस सीक्वेंस में देख लेते हैं कि कौन सी सीक्वेंस में ऐसा चेंज हुआ है जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है, प्यूरिन से प्यूरिन में कन्वर्जन हुआ है कहीं पे, या फिर पायरिमिडीन में पायरिमिडीन का कन्वर्जन हुआ। तो TCGAATCG, तो ये वाली सेम सीक्वेंस यहाँ पे दे दी, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, यहाँ पे तो कोई म्यूटेशन हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इस तरह से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है TCGAATGC। ओके, तो इसमें भी क्या हो गया, हाँ ये सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ, सिर्फ एक सीक्वेंस को चेंज किया जिसमें जी की जगह पे सी दे दिया है। तो जी तो क्या है, प्यूरिन है, और सी क्या है, पायरिमिडीन है, तो वो तो ट्रांसवर्जन टाइप का हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, TCGA, और फिर एडिनिन की जगह पे ग्वानिन आ गया, तो इट मीन्स प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया है, ये हो सकता है। उसके बाद क्या आ गया, थाइमिन की जगह पे साइटोसिन आ गया, तो ये भी पायरिमिडीन की जगह, पायरिमिडीन मीन्स ट्रांजिशन हुआ है। उसके बाद जीसी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको पहले इसको क्वेश्चन को सही से रीड करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में ट्रांजिशन म्यूटेशन पूछा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए कंटेन्स शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। कौन सा शाइन डलगार्नो सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, 5 प्राइम यूटीआर रीजन में, क्योंकि जब स्टार्ट होता है कोई भी मैसेंजर आरएनए से कोई ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे राइबोसोम जहाँ पे आके बाइंड होता है उसको बोलते हैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। और शाइन डलगार्नो सीक्वेंस ऑब्वियसली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, 5 प्राइम एंड पे, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा 5 प्राइम एंड से। ओके, तो
इस तरह से ये शाइन डलगाना सीक्वेंस होती है AGG और इसके ये कहाँ पे होती है, जो स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं उसके 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट रहती है। तो इस सीक्वेंस पे राइबोसोम बाइंड होके फिर रीड करेंगे और फिर वहां पे स्टार्ट कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और शाइन डलगानो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोट्स के अंदर जहाँ पे राइबोसोम बाइंड्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो सीक्वेंस होते हैं स्टार्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाने की, जिसको बोलते हैं कोजेक सीक्वेंस। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Then next है, in humans the enzyme having reverse transcriptase activities। तो राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोन्यूक्लियस डी, राइबोन्यूक्लियस डी तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। और इनके नाम से पता चल रहा है राइबोन्यूक्लियस है, कोई आरएनए को कट कर रहे हैं ये एंजाइम्स। ओके, तो ये दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन टीलोमरेज के बारे में हमें पता है क्या करता है। टीलोमरेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। ओके, जो कहाँ पे टीलोमियर का सिंथेसिस करवाता है डीएनए के एंड्स पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following is the difference between the core promoter and the regulatory promoter। तो core promoter क्या होता है, जहाँ पे रेगुलेटरी जो भी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होता है और वहां से स्टार्ट करवाता है कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, तो कोर प्रोमोटर उसको बोलते हैं। लेकिन रेगुलेटरी प्रोमोटर नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटरी प्रोमोटर क्या होगा, कोर प्रोमोटर से अपर साइड में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमें पता है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस अपस्ट्रीम में प्रेजेंट रहती है और क्या करवाती है, कोई रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लाइक एनहांसर या फिर रिप्रेसर वहां पे आके बाइंड होंगे और उस तरह से रेगुलेशन करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, तो इसके बेस पे देखते हैं ऑप्शंस। ओनली द कोर प्रोमोटर हैज कंसेशियस सीक्वेंस, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद द रेगुलेटरी प्रोमोटर इज फर्दर अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, तो रेगुलेटरी प्रोमोटर अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है, ये करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द कोर प्रोमोटर, हाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होते हैं कोर प्रोमोटर पे, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाइंड टू द रेगुलेटरी प्रोमोटर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, true activator of transcription are transcription factors that bind to। तो ट्रू एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेटर्स कहाँ पे बाइंड होते हैं, एनहांसर पे। ये हमें सबको पता है, क्योंकि प्रोमोटर पे कौन बाइंड होता है, प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, और अदर प्रोटीन टू एनहांस ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं हो सकता। तो प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, लेकिन एनहांसर पे कोई ना कोई एक्टिवेटर फैक्टर आके बाइंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेंस स्ट्रैंड पूछा है इसमें, इज 5 प्राइम, ये कोई सीक्वेंस है सेंस स्ट्रैंड पे। सेंस स्ट्रैंड कौन सी होती है, जैसे एक सीक्वेंस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी सीक्वेंस होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सेंस स्ट्रैंड उसको बोलते हैं जिसमें से मैसेंजर आरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है वो एज इट इज सेम होगा, सिर्फ इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। लेकिन इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी मैसेंजर आरएनए। ओके, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी इस डायग्राम से समझ सकते हैं। लाइक देखो, इसमें क्या है, ये सेंस स्ट्रैंड है और ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब जब मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो इस वाली स्ट्रैंड से स्टार्ट होगा, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट मैसेंजर आरएनए क्या होगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इस सीक्वेंस का एज इट इज होगा, सिर्फ इसमें थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ओके, तो इफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेंस स्ट्रैंड इज दैट and then the transcribed messenger RNA sequence will be, तो messenger RNA की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सिर्फ इसमें यूरेसिल आ जाएगा, तो GAUCCU, तो GAUCCU तो सिर्फ इसी में आना है GAUCCU, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्लस स्ट्रैंड दे सकते हैं क्वेश्चन में, कोडिंग स्ट्रैंड दे सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड दे सकते हैं, या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दे सकते हैं, इस तरह से इसका नाम दे सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले भी एक बार। तो
देन नेक्स्ट है which one of the following codons is used for selenocysteine during protein biosynthesis। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल बात है, आपको पता होना चाहिए कि सेलेनोसिस्टीन किसको कोड करता है, यूएजी जो स्टॉप कोडॉन्स होता है उसको कोड करता है, यूजीए को कोड करता है सेलेनोसिस्टीन। ओके, क्योंकि ये 21st अमाइनो एसिड है जो नॉर्मली जो सारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं कोड करते हैं अमाइनो एसिड को, उनको कोड नहीं करता है, ये एक स्टॉप कोडॉन्स को कोड करता है जिसको बोलते हैं यूजीए। और यूजीए को भी ये बिल्कुल सेम यूजीए को कोड नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगी जिसमें रिपीटेटिवली ये अगर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है तो उसी को कोड करता है सेलेनोसिस्टीन। ओके, देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मिसमैच। तो मिसमैच को आइडेंटिफाई करना है इसमें। एल्केलाइन फोस्फेटेस क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें। द नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट निक ट्रांसलेशन करता है, जब गैप बच जाता है तो उस गैप की सीलिंग कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है S1 एंडोन्यूक्लियस। S1 एंडोन्यूक्लियस का क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है बीच में से, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डीएनएस फर्स्ट। डीएनएस फर्स्ट क्या है, ऐसा एंजाइम जो नॉन स्पेसिफिक होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भी कट कर सकता है और डबल स्टैंडर्ड को भी कट कर सकता है, लेकिन इसमें लिख रखा है क्लीव्स ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, then next which one of the following tools of recombinant DNA technology is incorrectly paired with its application। तो ये भी इसमें भी इस तरह से मिसमैच देखना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फॉर जीन क्लोनिंग, ये बिल्कुल सही है। जीन क्लोनिंग के अंदर डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जनरेट करते हैं। Then next है DNA ligase enzyme that cut DNA creating stick ends। ये कितना रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि DNA ligase इसके नाम से पता चल रहा है लाइगेशन करवाएगा, किसी न किसी दो स्ट्रैंड को एडिशन करवाता है, तो इसमें लिखा है कट करवाता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज हमें पता है, कॉपीज डीएनए सीक्वेंसेस इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, सी डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए से, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका रॉन्ग हो गया। ओके, देन नेक्स्ट है in the prokaryotic ribosome structure the peptidyl transferase activity of the ribosome is found। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी किसमें प्रेजेंट रहती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर रहती है, 23 आरआरएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है, और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं 28 आरआरएनए के अंदर। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी सिर्फ आरआरएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है, राइबोसोमल आरएनए के अंदर, तो इसमें क्या है एंटायरली इन द राइबोसोमल आरएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंटायरली इन द राइबोसोमल प्रोटीन्स, तो राइबोसोम क्या होता है, एक तो आरएनए से मिलकर बना होता है, एक तो उसमें प्रोटीन्स का पार्ट होता है, तो प्रोटीन से नहीं बनता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है, किसके अंदर रहती है, ओनली आरएनए के अंदर। ओके, तो एंटायरली इन द राइबोसोमल आरएनए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और 23S आरआरएनए के अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और 28S आरआरएनए के अंदर होती है यूकैरियोट्स के अंदर, ये भी आप याद रखना अच्छे से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन मेमल्स एवरेज लेंथ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग सीक्वेंस आर क्वाइट शॉर्ट, 7 बेस पेयर्स समथिंग होती है इसमें, तो hence the frequency of occurrence of such site in the entire genome is very high। क्योंकि शॉर्ट सीक्वेंस है तो उसकी जो अकरेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी काफी ज्यादा हाई होती है। द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट देयर इन, तो इसके वाइस वर्सा होती है। However, the specificity of transcription is still achieved। तो फिर भी ट्रांसक्रिप्शन की स्पेसिफिसिटी अचीव कर हो जाती है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेयर वाइज अकरेंस ऑफ दोज टारगेट साइट इन द प्रोमोटर। तो ये जो सीक्वेंस होती है ये क्या होती है, पेयर वाइज प्रेजेंट रहती है, इसी की वजह से इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में स्पेसिफिसिटी अचीव की जा सकती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं दिया मैंने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एरिया ऑफ हाई जीसी कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम्स। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर जो जहाँ पे हाई जीसी कंटेंट रहता है, इसका मतलब वहाँ पे जीन
की जो डेंसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डीएनए के टाइप्स से हैं कि डीएनए कितने टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं। लाइक डीएनए ए बी जेड थ्री टाइप्स के डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट रहते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन है। लाइक 2011 में पूछा है ये क्वेश्चन। जेड डीएनए हेलिक्स, जेड डीएनए हेलिक्स क्या होता है? जब नॉर्मल जो डीएनए होता है बी डीएनए उसके अंदर अगर जीसी कंटेंट की रिपीटेटिवली सीक्वेंस आ जाए और सी साइटोसिन के ऊपर मिथाइलेशन हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से ये जो डीएनए होता है वो जेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे देखते हैं। इज प्राइमरीली फॉर्म इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्राइमरीली जो प्रेजेंट होता है वो होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद इज फेवर्ड बाय एन अल्टरनेटिंग जीसी सीक्वेंस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्टरनेटिंग जीसी सीक्वेंस होगी वहीं पे जेड डीएनए को फेवर किया जाता है। उसके बाद टेंस टू बी फॉर्म एट 3 प्राइम एंड ऑफ जीन्स, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड बाय मिथाइलेशन ऑफ बेसिस, ऐसा इसको इनहिबिटेड नहीं किया जाता, फेवर किया जाता है अगर मिथाइलेशन हो जाए साइटोसिन पे तो। ओके, तो ये भी इसका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर भी नहीं दिया मैंने शायद। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन HDNA bases of the third strand pair with। तो HDNA क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रेट डीएनए होता है जिसके अंदर जी 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 इस तरह से सीक्वेंस रहते हैं। जब टीलोमियर जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं नॉर्मली, जो लूप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है एट द एंड पे। टीलोमियर वाले स्ट्रैंड पे क्या होता है, लूप टाइप से प्रेजेंट रहता है। तो वहां पे पोलीप्यूरिन सीक्वेंस क्या रहती है, एक क्वाड्रेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसको बोलते हैं एच टाइप ऑफ डीएनए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिन ऑफ डबल हेलिक्स। यहाँ पे थर्ड स्ट्रैंड क्या होगी, प्यूरिन की डबल हेलिक्स होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरिमिडिन नहीं हो सकता, प्यूरिन पायरिमिडिन नहीं होगा, सिर्फ प्यूरिन। यहाँ पे इस तरह से जी 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 और जी इस तरह से क्वाड्रेट फॉर्म कर लेते हैं और डबल हेलिक्स प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट है जनरली पकर्ड शुगर रेजिड्यू आर फाउंड इन ए डीएनए स्ट्रक्चर्स। तो शुगर की पकड़िंग जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल आपके हर एक लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। लाइक सीएसआईआर के अंदर तो एक से दो क्वेश्चन इसमें फिक्स्ड होते हैं कि इस वाली टेबल से आते हैं। तो ये वाली टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और शुगर पकड़िंग ए डीएनए के अंदर हम लोग देख सकते हैं 3 प्राइम एंडो होती है और 2 प्राइम एक्सो होती है। ओके, तो 3 प्राइम एंडो इसमें दे रखा है, 2 प्राइम एक्सो नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी डीएनए में क्या होता है, 2 प्राइम एंडो और सी 3 प्राइम एक्सो होती है। ये एंडो और एक्सो क्या है, किस तरह से बनती है, ये मैं जब डीएनए की फॉर्म्स पढ़ाऊंगी उस टाइम बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगी कि किस तरह से एंडो फॉर्म बनती है और किस तरह से एक्सो फॉर्म बनती है। ओके, उसके बाद है जेड डीएनए के अंदर दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट रहती है। लाइक उसमें प्यूरिन के अंदर C2 एक्सो प्रेजेंट रहती है, C2 प्राइम एक्सो। लेकिन जो पायरिमिडिन होते हैं उसके अंदर C2 प्राइम एंडो प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये कंफर्मेशन ग्लाइकोसाइल जो एंगल्स प्रेजेंट रहते हैं वो एंटी है या सिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जो मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप कैसी होती है, ये सब चीजें क्या है। और हेलिक्स राइट हैंडेड होती है या लेफ्ट हैंडेड होती है, ये टेबल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लें। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको शेयर करें। ओके, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। So thank you.